हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट 3 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो मेरे लिए अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और एग्ज़ाम्स की डेट लगभग आ ही चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है कि अब स्टार्ट कर देना है अपनी पढ़ाई। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 3 बहुत बड़े टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला है ओवरव्यू ऑफ ऑब्स्टेट्रिक, ठीक है, यानी चाइल्ड बर्थ से जुड़ा एक हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी बच्चे के जन्म से, ठीक है। और जो भी डिलीवरी रिलेटेड है वो सब कुछ हम लोग जानेंगे, क्या रिस्क और जो भी चीज़ें होती हैं ऑब्स्टेट्रिक्स में वो हम लोग समझेंगे। उसके बाद है कि CSOM यानी कि कान का बहना, ठीक है, जो क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है ईयर का, यानी CSOM क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ये टॉपिक भी एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड टॉपिक ये कवर करेंगे। और थर्ड है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, या कहे तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन है हमारा, ठीक है, जिसमें आंतों में होल हो जाता है, छेद हो जाता है किसी कारणवश, और बहुत तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। और ये जो 3 टॉपिक है वो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक्स होता क्या है। तो ये मेडिसिन का एक ब्रांच है जो मेनली प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ और पोस्टमार्टम पीरियड से जुड़ा हुआ है। गर्भावस्था और जो बच्चे का जन्म है और बच्चे के जन्म के बाद जो समय है, ठीक है, तो ये मेनली गर्भवती महिला जिस डॉक्टर को दिखाने जाएगी उन्हें क्या कहेंगे, तो ऑब्स्टेट्रिशियन कहेंगे। यानी कि जो गर्भावस्था के समय या गर्भावस्था जब आप धारण करते हैं, यानी प्रेगनेंसी से जुड़ा जो भी आपका स्टडी है, और प्रेगनेंसी के बाद हो, प्रेगनेंसी जब आपका स्टार्ट हो गया, प्रेगनेंसी टाइम, बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चे का जन्म हो चुका है, तो ये जो भी स्टडी करते हैं तो वो मेडिसिन के किस ब्रांच में करते हैं, तो ऑब्स्टेट्रिक्स में करते हैं, ठीक है। अब आता है सबसे पहला हमारा, अगर हम ओवरव्यू देखें ऑब्स्टेट्रिक का, तो पहला आता है प्री नेटल केयर। इसमें क्या है, ऑब्स्टेट्रिशियंस प्रोवाइड प्री नेटल केयर टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ both the mother and the developing fetus. Regular checkups, ultrasounds and blood tests are conducted to track fetal growth and detect any potential complications. यानी जब कोई महिला हैं वो गर्भावस्था में होती हैं, प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी होती हैं, तो उनमें मेनली 3 ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीनों ट्राइमेस्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी क्या सभी में दिक्कतें होती हैं, लेकिन पहला जो होता है वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है। कहते हैं ना कि अगर आप पहले किसी काम में टिक गए तो आगे तक सही चलेंगे। पहले अगर आपका किसी काम में मन लग गया, पढ़ाई लिखाई कहीं आप काम कर रहे हैं, तो आगे अच्छा चलेगा। वैसे ही कि प्रेगनेंसी अगर पहले 3 महीने अगर सही से रुक गई तो आगे चांस होता है कि सही से चली जाए आगे। तो वही होता है हमारा कि ज़रूरी होता है कि आप बार बार डॉक्टर को दिखाएं, आप अपना चेकअप्स वगैरह कराते रहें, अल्ट्रासाउंड कराते रहें, ताकि जो भी बच्चे से जुड़ा या फिर जो भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, जो भी दिक्कतें आपको हो रही हैं या फिर हो सकती हैं, उसका पता लग सके और आगे जो भी दिक्कत बहुत सीरियस ना हो जाए। तो इसीलिए पहले ही जांच करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मदर यानी माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बार बार आके डॉक्टर को दिखाते रहें और अपना रेगुलर चेकअप्स यानी अपनी जांचें करवाते रहें और अल्ट्रासाउंड भी करवाते रहें। प्रॉपर जब जो वैक्सीन लेना है, जो ट्रीटमेंट लेना है वो लेते रहें। अब हमारा आता है प्रेगनेंसी स्टेज। तो मेनली आप जानते हैं कि गर्भावस्था 9 महीने का होता है, यानी मेनली 9 महीने और 1 सप्ताह, यानी 9 महीने 7 दिन, और देखें तो 280 दिन, ठीक है। और ये जो है हमारा बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है किसी भी महिला के लिए। अगर आप देखें तो प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। पहला ट्राइमेस्टर 3 महीने का, दूसरा ट्राइमेस्टर 3 महीने का और तीसरा ट्राइमेस्टर 3 महीने का, ठीक है। तो ये जो पहला ट्राइमेस्टर है वो बहुत ज़्यादा ही क्रूशियल होता है। इसमें बहुत ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ही आपको जो है अच्छे से अपना चेकअप्स करवाना होता है, अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, अच्छे से जो भी दिक्कतें हैं उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है, डॉक्टर को बताना होता है, डॉक्टर को दिखाना होता है। यानी पहला ट्राइमेस्टर बहुत ज़रूरी होता है और बहुत क्रूशियल होता है, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है। कंफर्टेबल कैसे है, तो महिला जो है थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ जाती हैं, उनको समझ में आ जाता है कैसे क्या करना है,
और वो समझ चुकी होती हैं कि उन्हें किस तरीके से अपनी जांचें करवानी है, मेडिसिन लेना है, उन्हें अपना ध्यान देना आ जाता है। और प्लस में ऐसा भी है कि थोड़ा ये कंफर्टेबल जोन होता है, क्योंकि पहला ट्राइमेस्टर और जो लास्ट ट्राइमेस्टर है वो ज़्यादा क्रिटिकल होता है, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या है कि आपको जो है इस टाइम आपका बॉडी प्रिपेयर हो रहा होता है बच्चे के जन्म के लिए, शरीर में बदलाव हो रहे होते हैं ताकि बच्चे का जन्म सही से हो सके, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, शरीर में सूजन सा हो जाता है, पैर में आपको भारी भारी सा होगा, गैस बनेगा, यूरिनेशन यानी बार बार बाथरूम लगेगा, आपको जो है बहुत ज़्यादा ही सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, भारी भारी से महसूस हो सकता है, काम करने में दिक्कत हो सकता है, बहुत तरह की लक्षण आ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है लेबर एंड डिलीवरी, ठीक है। लेबर डिलीवरी में क्या होगा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड मिडवाइफ्स असिस्ट विद लेबर एंड डिलीवरी। ऑप्शंस फॉर चाइल्ड बर्थ इंक्लूड नेचुरल चाइल्ड बर्थ, एपिड्यूरल्स एंड सिजेरियन सेक्शंस, सी सेक्शन जैसे कह सकते हैं व्हेन नेसेसरी। लेबर मतलब क्या होता है, मैंने एक वीडियो बहुत डिटेल में बना रखा है स्टेजेस ऑफ लेबर पे, तो आप उससे पढ़ सकते हैं और लेबर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेबर में मेनली क्या है कि इसमें बच्चे का जन्म होता है और आपके बच्चेदानी में यानी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि बच्चे का जन्म हो सके। तो लेबर पेन स्टार्ट होने से लेके आपके बच्चे के जन्म देने तक बहुत चीज़ें होती हैं जो कि डॉक्टर आपसे कंसल्ट करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको बच्चा जो है कैसे जन्म देना है, यानी कि आपको ऑपरेशन से करवाना है या फिर नॉर्मल डिलीवरी करवाना है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि आप वेजाइनल डिलीवरी करवाना चाहती हैं यानी नेचुरली करवाना चाहती हैं, जैसे प्राकृतिक आपका वेजाइना के थ्रू होता है, या फिर आप जो है एपिड्यूरल से करवाना चाहती हैं, या फिर आप ऑपरेशन से यानी सी सेक्शन से करवाना चाहती हैं। तो ये उनसे भी थोड़ा कंसेंट लिया जाता है और उनसे भी पूछा जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका है लेबर एंड डिलीवरी। इसमें ये नहीं बताना है कि क्या लेबर क्या डिलीवरी, ये सब नहीं, मेनली इसमें ऑब्स्टेट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी ऑब्स्टेट्रिक्स में आपका क्या क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिशियन का क्या रोल होता है, ये सब। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं और मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा रिस्क में हो जाता है। मरीज़ तो होता ही यानी गर्भवती महिला तो होती है, साथ में उसके बच्चे को भी रिस्क होता है। सम प्रेगनेंसीज आर कंसिडर्ड हाई रिस्क ड्यू टू फैक्टर्स लाइक मैटरनल एज, मेडिकल कंडीशंस और मल्टीपल प्रेगनेंसीज। स्पेशलाइज्ड केयर एंड मॉनिटरिंग आर रिक्वायर्ड फॉर दिस केसेज। यानी कुछ गर्भवती महिला होती हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ही रिस्क हो जाता है और बहुत वो समझिए तो दिक्कत में आ जाती हैं अगर वो बहुत ज़्यादा ही उम्र के बाद प्रेगनेंसी कंसीव कर रही हैं, यानी 35-40 के बाद अगर वो प्रेग्नेंट हो रही हैं तो उन्हें दिक्कत हो सकता है, कुछ रिस्क हो सकते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशन यानी अगर कुछ बीमारी है मरीज़ को तब दिक्कत हो सकती है। अगर वो 2 से 3 से 4 मतलब समझिए तो 3 से 4 से ज़्यादा अगर प्रेगनेंसी कंसीव की यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी है उनकी, और ये भी हो सकता है कि 2, 3, 4 बच्चे हैं, ठीक है। यानी होता है ना कि ट्विंस हो जाते हैं और एक ऐसा तो बेबी जो है एक ही होता है, ठीक है, यूट्रस में, लेकिन कभी कभी होता है कि आपका जो है ट्विंस हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि जुड़वा बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए, तो ऐसे ही ट्विंस और कुछ मल्टीपल बेबीज होते हैं जो कि पल रहे होते हैं, तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा ही रिस्क होता है मदर को और प्लस में बच्चों को, यानी जो बेबी है उसको और मदर को। तो जब ऐसा कंडीशन होता है कि पेट में जो है यानी जो बच्चेदानी है उसमें 2 से ज़्यादा बच्चे या 2 बच्चे आपके हैं, तो बहुत ज़्यादा ही रिस्क हो जाता है और बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। या फिर आपका उम्र बहुत ज़्यादा है तो ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ बीमारी है तो प्रेगनेंसी में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, चेकअप्स करवाने की ज़रूरत है और बहुत ही स्पेशल केयर प्रोवाइड किया जाता है ताकि बच्चा और माँ दोनों सही रहें और सही से डिलीवरी हो सके। और फिर हमेशा जांच वगैरह करवाती रहनी चाहिए, यानी मॉनिटरिंग करवाते रहना है। अब हमारा नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस, यानी क्या क्या दिक्कतें होती हैं गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के टाइम में, क्या क्या हो सकता है। ये रेयर है लेकिन हो जाता है किसी किसी को। ऑब्स्टेट्रिशियन मैनेज वेरियस प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन सच एज गेस्टेशनल डायबिटीज़, प्री एक्लैम्सिया एंड प्लेसेंटा प्रीविया। They also address fetal issue like congenital abnormalities। यानी कि जो ऑब्स्टेट्रिशियन कौन है,
डॉक्टर है जो कि डिलीवरी रिलेटेड, महिला गर्भवती है तो वो किसको दिखाती है? डॉक्टर को दिखाती है। और वो जो डॉक्टर देखते हैं उन्हें ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। तो वो जो डॉक्टर हैं वो प्रेगनेंसी रिलेटेड जितनी कॉम्प्लिकेशन है उसको मैनेज करते हैं, क्योंकि वही मैनेजमेंट जानते हैं अच्छे से कि कैसे सिचुएशन को मैनेज करना है। अगर किसी को 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी यानी 5 महीने की प्रेगनेंसी, उसके बाद शुगर की दिक्कत हो गई है, मधुमेह यानी डायबिटीज़ की दिक्कत हो गई है, तब ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, रक्तचाप बढ़ गया है, तो उसे प्री इक्लेम्पसिया कहते हैं। ज़्यादा सी हो जाता है तो इसमें सीजर्स भी आने लगते हैं। यूरिन में प्रोटीन बढ़ जाता है और यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, यानी क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है यानी माँ और बच्चे में जुड़ाव होता है कॉर्ड के थ्रू, और प्लेसेंटा होता है, आपने अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा सुना होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये बच्चा जो है अपना वहाँ पे आराम से है सेफली। सर्विक्स होता है नीचे में, तो ये जो है वो ब्लॉक कर देता है सर्विक्स को, ठीक है। तो यही कह रहा है कि आपका जो है प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, कुछ बच्चे से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, एबनॉर्मलिटीज़ हो सकता है कोई बीमारी हो जिससे बच्चे का सिर बहुत बढ़ रहा हो, सिर में कोई गांठ बन रही हो, पेट में कोई गांठ बन रहा हो, हार्ट में कुछ दिक्कत हो, पैर में कुछ दिक्कत हो रहा है। तो ये सारी कंडीशन और भी बहुत सारी हैं, तो वो सब जानने के बाद बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब है कि पोस्टपार्टम केयर कैसे करेंगे, यानी डिलीवरी हो गई तो उसके बाद मरीज़ और बच्चे की सेवा कहें या फिर केयर कहें, देखभाल कैसे करना है। केयर डज नॉट एंड विथ चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म होने पर ऐसा नहीं है कि अब ध्यान नहीं देना है। Postpartum care focuses on the health and well-being of both mother and baby after delivery. पोस्टपार्टम केयर क्या है? बच्चे के डिलीवरी के बाद बच्चे और माँ दोनों का ध्यान देना और उनके हेल्थ को देखना, ठीक है। कुछ उनमें कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहे हैं, कुछ बीमारी तो नहीं हो रही है, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा, ये देखते रहना है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन और ब्रेस्ट फीडिंग, और उन्हें कहा जाता है कि आप फॉलो अप में रहिए, यानी कि उनको समझाया जाता है कि उनको किस तरीके से फीडिंग करना है, ब्रेस्ट फीडिंग, दूध कैसे पिलाना है। अगर उनको डिप्रेशन हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रहा है, तो उसको मॉनिटर करना है, समझाना है। तो यही तो पोस्टपार्टम केयर है कि डिलीवरी के बाद बच्चे को कैसे सेफ रखना है, हेल्दी रखना है, वो समझाना है, कैसे खिलाना पिलाना है, क्या करना है वो। और मदर को समझाना है, अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है तो उनको समझाना है, उनको प्रॉपर जो है समझाना है, कहिए, ठीक है। और उन दोनों को मॉनिटर करते रहना है कि कोई उनमें कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहे हैं, और उनको हमेशा हमेशा क्या 2-3 बार बुला के देखना है दोनों बच्चे और माँ को। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मेनली बच्चों का देखभाल करते हैं, जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनका देखभाल करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे अपने समय से पहले नहीं प्री मैच्योर हैं, अच्छे से उनका ग्रोथ नहीं हुआ था, 9 महीने में जन्म होने वाला था और वो हो गए 6 ही महीने में, 5 ही महीने में, 7 ही महीने में, तो उनका भी केयर किया जाता है। तो वो नियोनेटोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो नियोनेटोलॉजिस्ट्स के द्वारा किया जाता है। ये बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, ठीक। और कुछ मेडिकल इश्यू जैसे कुछ बीमारी है मरीज को, यानी जो बच्चा है वो जन्म से ही कुछ बीमारी लेके आया है, जैसे बहुत जॉन्डिस हो जाता है बहुत बच्चों को, और भी कुछ बीमारियां हो जाती हैं, तो वो सब भी यहाँ पे देखा जाता है और इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा है कि फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। ये 2 पॉइंट्स है जो कि हमें समझना है। फैमिली प्लानिंग में क्या है कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो माँ को कभी कभी समझाया जाता है कंट्रासेप्शन के लिए। कंट्रासेप्शन क्या होता है कि एक तरह का अपने गर्भ निरोधक गोली सुना होगा, ऑपरेशन सुना होगा, जिसमें बोला जाता है कि अब चलिए गर्भावस्था स्थिति नहीं आएगी, कंसीव नहीं होगा, नहीं गर्भवती नहीं होंगी। तो इसके लिए कंट्रासेप्शन होता है जिसके बारे में मरीज़ को डॉक्टर समझाते हैं, उनको काउंसलिंग देते हैं, ठीक। और ये भी देखते हैं डॉक्टर कि अगर किसी महिला को बच्चे नहीं हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी है, कोई दिक्कत है, ठीक है, तो इस केस में भी डॉक्टर ही काम आते हैं, डॉक्टर ही समझाते हैं। तो एक बच्चे का होना और एक ज़्यादा बच्चे का होना भी तो दिक्कत है, तो इसके लिए उन्हें काउंसलिंग दिया जाता है।
और क्या होता है कि अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए भी उनको समझाया जाता है, चेकअप्स किए जाते हैं, और ये सब डॉक्टर्स के द्वारा होता है, ऑब्स्टेट्रिशियंस के द्वारा होता है। तो आप समझ गए होंगे ऑब्स्टेट्रिशियन का रोल क्या है। बच्चे को होने से लेकर बच्चे को ना होने तक सब कुछ इनका रोल है, ठीक है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग यानी समझाया जाता है पेरेंट्स को उनके बच्चे के केयर के लिए किस तरीके से, यानी अब जब महिला गर्भवती है उनको डॉक्टर ही तो समझाते हैं कैसे क्या खाना पीना, एक्सरसाइज करना, रहना, किस तरह से केयर देना है अब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और बच्चे के जन्म के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवाना है, कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर ही तो सब कुछ समझाते हैं, बताते हैं। किसी के बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी इशू है, तो उसमें भी तो डॉक्टर ही समझाते हैं, डॉक्टर ही चेकअप्स करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सब ऑब्स्टेट्रिशियन का काम है। अब नेक्स्ट है हमारा रिसर्च एंड एडवांसमेंट। इसमें क्या है कि अब किसी फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में हो या मेडिकल फील्ड में, वहाँ पे खोज की जाती है, रिसर्च किया जाता है, ताकि नई नई तकनीकों का खोज हो सके, नया नया तरीका खोजा जा सके, नई नई मशीन्स, नई नई इक्विपमेंट लाया जा सके, जिससे कि जो काम अभी हो रहा है वो और बेहतर ढंग से हो और अच्छे से हो और सफलतापूर्वक हो, यानी उसका सक्सेस रेट भी सही हो, ठीक है। तो ऑब्स्टेट्रिशियन भी क्या करते हैं कि कुछ रिसर्च फील्ड में होते हैं जो कि नए नए टेक्नोलॉजी को लाते हैं, और जो भी प्री नेटल पेरीनेटल केयर है उसे इम्प्रूव करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैंने बताया बहुत क्रूशियल होता है, इस टाइम बहुत देखभाल करने की ज़रूरत होती है, और जिस टाइम में गर्भवती महिला पूरे जो 9 महीने का समय बिताती है वो भी बहुत क्रूशियल होता है, ठीक है। तो इस टाइम केयर प्रोवाइड किया जाता है, और नए नए टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएंगे तो जो मिसकैरेज, एबॉर्शन, जो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो उन सारी दिक्कतों से हो सकता है कुछ समाधान मिल जाए। नए नए खोज किए जा रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है, यही सब बेहतर करने के लिए, जो है हमारे पास उससे भी बेहतर लाने के लिए, ताकि जो भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, देखते हैं आपकी बहुत सारे बच्चों का जन्म से पहले मृत्यु हो जाता है, पेट में बच्चे का जन्म हो रहा है उनका डेथ हो जा रहा है, माँ का डेथ हो जाता है, माँ नहीं बच पाती ना बच्चा, कभी दोनों में से कोई एक। तो ये सारे क्या है, दिक्कत ही है ना, जिसके लिए नई नई खोज किए जा रहे हैं, नए नए तकनीक लाई जाएंगे, जिससे कि सब सेफली डिलीवर होंगे बच्चे और माँ भी सेफ रहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीगल एंड एथिक कंसिडरेशंस। इसमें क्या है हमारा कि ऑब्स्टेट्रिशियन जो होते हैं उनको कुछ नियम कानून को फॉलो करना होता है, कुछ गाइडलाइंस होते हैं पेशेंट से जुड़े। तो पहला है कि आपको मरीज़ को बिना बताए कुछ नहीं करना है, मरीज़ को आपको समझाना है कोई भी प्रक्रिया, अगर उनका कोई जांच ही कर रहे हैं आप, या फिर आप उनका ऑपरेशन करने ले जा रहे हैं, तो उनके सहमति के बिना नहीं करना है, उनको बताना है, समझाना है, यानी कंसेंट लेना है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। उनके प्राइवेसी को मेंटेन करना है, अगर वो हेजिटेट कर रही हैं सबके सामने फॉली डलवाने में, सबके सामने वो आपको कोई जांच करवाने में, तो आपको जो है उनकी प्राइवेसी मेंटेन करनी है, उनका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो और किसी को नहीं देना है, ना ही उनको एक्सपोज करना है किसी के सामने, ठीक है। और कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हैं माँ और बच्चे से जुड़ा, तो वो माँ को पता होना चाहिए, उनके घर वालों को पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं, टीवी में सुना होगा कि माँ या बच्चे दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं या दोनों को खतरा है, तो ये सारी सिचुएशन को डिस्कस कर लेना चाहिए, चाहे आप किस तरीके से डिलीवर करने जा रहे हैं बच्चे को, ऑपरेशन से या नॉर्मल, वो सब जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब लीगल और कुछ एथिकल कंसिडरेशंस यानी कुछ गाइडलाइंस है जिन्हें फॉलो करना होता है डॉक्टर्स को भी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो लास्ट है अब ये इस टॉपिक का, यानी ऑब्स्टेट्रिक का जो ओवरव्यू हमने देखा कि ऑब्स्टेट्रिक्स जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें मतलब क्या क्या रोल प्ले करना होता है, और प्रेगनेंसी के टाइम से लेकर बच्चे के जन्म तक, उसके बाद क्या क्या चीज़ें समझनी होती हैं, फैमिली प्लानिंग, दुनियादारी, जो भी है, जो नियम कानून है, सब कुछ हमें समझना था इसमें। Obstetrics plays a crucial role in ensuring the health and well-being of both mother and baby during the prenatal, perinatal and postnatal periods। यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं जो गर्भवती महिला को देखते हैं, ठीक है,
तो उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। कुछ भी दिक्कत हो रहा है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो वो डॉक्टर ही हैंडल करते हैं। तो ये किसके लिए ज़रूरी है? ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो डॉक्टर को दिखाएं, सही ट्रीटमेंट लें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्री नेटल, पेरीनेटल और पोस्ट नेटल, यानी बच्चे का जो पहला ट्राइमेस्टर है वो, सेकेंड ट्राइमेस्टर है वो, और थर्ड ट्राइमेस्टर प्लस में बच्चे के जन्म के बाद, ये जो सारा समय है वो बहुत ही ध्यान से, केयर से मॉनिटर किया जाए और मरीज़ का केयर भी सही दिया जाए, देखभाल भी किया जाए और सही से सारी जांचें करवाई जाएं, अच्छे से मॉनिटरिंग किया जाए मरीज़ और बच्चे का। It requires a combination of medical expertise, compassion and communication to provide comprehensive care for expectant families। यानी परिवार को भी समझाना है किस तरीके से मरीज़ का देखभाल करना है, किस तरीके से खान पान रहन सहन रखना है। प्लस में मेडिकल एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत होती है, यानी कि उनको करते करते ही तो सब कुछ और ज़्यादा ही एक्सपीरियंस हो जाता है। वो पढ़ाई लिखाई करके ठीक कहाँ है, लेकिन काम करते करते नए नए केसेज को देखते हुए वो और एक्सपीरियंस होते हैं। तो उनके एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बेहतर इलाज दे रहे हैं मरीज़ को, किस तरीके से एकदम क्रिटिकल सिचुएशन को भी हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओवरव्यू ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स। इन ऑब्स्टेट्रिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है प्रेगनेंसी से जुड़े सारे कॉम्प्लिकेशन को मेंटेन करना, अच्छे से बच्चे की डिलीवरी करवाना, माँ को सेफ रखना और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो उस टॉपिक को वहीं पेंड करते हैं, बहुत लंबा हो गया वो टॉपिक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, CSOM यानी क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। आपने सुना होगा कान का बहना, बच्चों में अक्सर आपने सुना होगा कि कान बह रहा है, दर्द कर रहा है, बहुत गंदा स्मेल आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? बहुत लंबे समय से अगर कान बह रहा है, सप्यूरेटिव मीन्स क्या, डिस्चार्ज हो रहा है कुछ ईयर से। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया क्या है? ओटाइटिस मीडिया है कि मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होना, मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होना ओटाइटिस मीडिया। सप्यूरेटिव यानी डिस्चार्ज हो रहा है, और क्रॉनिक मीन्स बहुत लंबे समय से, 3 सप्ताह से ज़्यादा हो गया और वो ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, CSOM is a chronic inflammatory condition of the middle ear characterized by persistent ear through discharge a perforated eardrum for an extended period, usually more than 6 weeks। क्या है कि ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, कैसी स्थिति है जो बहुत लंबे समय से मरीज को प्रभावित किए रखी है, और ये मेनली इन्फेक्शन के कारण होता है। यानी जो हमारा मध्य भाग है कान का, मिडिल ईयर जो है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण ओटोरिया हो जाता है, यानी ईयर से हमेशा डिस्चार्ज होते रहेगा, कान से कुछ ना कुछ बाहर निकलते रहेगा, यानी कान बहेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका ईयर ड्रम, आपने सुना होगा कि कान का एक ऐसे पर्दा होता है, वो पर्दे पे अगर होल हो जाए, प्रेशर के कारण, किसी भी कारण अगर वो थोड़ा सा फट जाए, थोड़ा सा उसमें छेद हो जाए, यानी परफोरेशन हो जाए, तो अंदर का पूरा जो भी मटेरियल है, जो भी इन्फेक्शन के कारण वहाँ मवाद भर गया, पानी भर गया, तो वो सब बाहर निकलता है धीरे धीरे। और वो लगातार आपका 6 महीने से ज़्यादा अगर हो रहा है ये दिक्कत, तो ये क्या है? ये CSOM है, यानी क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया है। अब हमारा नेक्स्ट है, क्या कारण है CSOM होने का? तो एक्यूट ईयर इन्फेक्शन जो है, दैट डज नॉट रिजॉल्व कम्प्लीटली, यानी आपको जो है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो रखा था, यानी कि आपको जो है कुछ समय के लिए कान बहा, कुछ दिक्कत हुआ, दर्द हुआ, रेडनेस हो गया कान के आसपास, आपको एकदम सही नहीं लग रहा था, आप दवा खाएं और आपका आराम मिल गया, यानी आपने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो वो क्या हुआ, बहुत लंबे समय तक चला और क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया, यानी वो क्रॉनिक हो गया, बहुत लंबे समय से हो गया, क्रॉनिक हो गया। ठीक, यानी आपने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लिया, वो सही से ठीक नहीं हुआ था, तो अभी वो लंबे समय तक चल रहा है। Prolonged or untreated acute otitis media can lead to the formation of a persistent perforation in the eardrum, which allows bacteria to enter and cause chronic infection। यानी बहुत लंबे समय से, जिसका इलाज भी नहीं हो रखा और बहुत लंबे समय से है, अगर ऐसा कान का इन्फेक्शन है, तो इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसमें अंदर कुछ मटेरियल बनने लगते हैं, जो कि पानी हो सकता है, कुछ गाढ़ा सा पानी हो सकता है, कुछ मवाद हो सकते हैं। तो ये सारे इतना प्रेशर डालते हैं
कि क्या होता है कि आपका जो कान का पर्दा है, ईयर ड्रम है, वो फट जाता है, छेद हो जाता है, जिससे कि बाहर धीरे धीरे निकलने लगते हैं अंदर के मटेरियल। और इससे आपको कान का दर्द तो महसूस नहीं होगा कभी कभी, क्योंकि कान में जो प्रेशर था वो रिलीज हो गया, यानी वो जो कान बह रहा है उससे थोड़ा आराम हो जाता है। लेकिन ये जो कान बहता है उसके चलते स्मेल आती है, बुरी बुरी दर्द होता है, कभी 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 नहीं होता है, आपको बहुत ही अजीब फील होता है, क्योंकि कान से कुछ बाहर निकल रहा है। आप कोई देखेगा तो आपको एक तो पहले सोशली थोड़ा दिक्कत होगा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, क्या हो रहा, आपको खुद इरिटेशन महसूस होगा, ठीक है। तो यही है कि इसका इलाज नहीं करवा रहे हैं बहुत लंबे समय तक है तो ये क्रॉनिक बन जाता है और सीरियस कंडीशन हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिम्टम्स, ठीक है, यानी कि लक्षण के बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो लक्षण क्या है, यानी मरीज को कोई दिक्कत होती है तो किस तरह के लक्षण देखने को मिलेंगे, यानी क्या कंप्लेन, क्या शिकायत लेके आएगा मरीज। पहला है कि कान में दर्द होगा, ईयर पेन, उनको अच्छे से सुनाई नहीं देगा, हियरिंग लॉस हो सकता है अगर ज़्यादा समय से है ये इन्फेक्शन, तो थोड़ा ठीक हो रहा है कुछ दिन फिर दोबारा होते रह रहा है, तो ये दिक्कत है। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, जो भी कान से निकल रहा है वो बहुत ही गंदा स्मेल कर रहा है। पेशेंट ये एक्सपीरियंस कर रहा है कि उन्हें बार बार ये कान का इन्फेक्शन हो जा रहा है, उन्हें बुखार भी आ रहा है, कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो आपको बुखार आएगा। आपका हो सकता है बीपी, जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाए, आपका हार्ट रेट बढ़ जाए, आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाए, ठीक है। आपको डिस्कम्फर्ट तो होगा ही, आपको अजीब लगेगा, डिस्कम्फर्ट क्या आपको सही नहीं लगेगा, बुखार भी आ सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है, कान में दर्द भी हो सकता है, सही से सुनाई नहीं देगा, बहुत ही गंदा स्मेल करने वाला कुछ बाहर निकलेगा, मटेरियल डिस्चार्ज हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। इसमें क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या है, यानी किसी का इलाज नहीं हुआ तो आगे क्या दिक्कत होगा। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड CSOM कैन लीड टू सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग, यानी अगर CSOM का भी इलाज सही से नहीं होता है, इलाज नहीं हो रहा है तो बहुत तरह की दिक्कतें आपको देखने के लिए मिलेंगी। कंडक्टिव ईयर लॉस ड्यू टू डैमेज टू द मिडिल ईयर स्ट्रक्चर, मिडिल ईयर में इन्फेक्शन था, बहुत दिन तक रहा, तो वहाँ के जो भी बोन्स थी, जो भी आपके हिस्से थे, जो भी पार्ट्स थे, वो क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। डैमेज हो जाएंगे तो अच्छे से काम नहीं करेंगे, अच्छे से काम नहीं करेंगे तो कंडक्टिव हीयर लॉस हो सकता है। कंडक्टिव हीयर लॉस समझ रहे हैं कि आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। एक होता है सेंसोरी, यानी सेंसरी ही आपका लॉस हो जाए, क्योंकि अंदर में क्या होते हैं, मिडिल ईयर के अंदर कुछ नर्व्स होते हैं, ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स वगैरह होते हैं, कॉक्लिया होता है, तो ये सब क्या है, अगर वो सब अगर डैमेज हो गए तो आपको सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, एकदम परमानेंट। लेकिन ये कंडक्टिव है, हो सकता है इसका ट्रीटमेंट हो जाए और आपका जो है सुनाई देने की क्षमता फिर से आ जाए, तो कंडक्टिव हीयर लॉस हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोलेस्टियोटोमा। इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है आपके मिडिल ईयर में, ठीक है, जो कि वहाँ की हड्डी को, जैसे नहीं होता कि मिट्टी पे पानी जा रहा है, वो मिट्टी हटते जा रही है, तो वो इरोजन है, उसे एक टर्म देते हैं सॉइल इरोजन। ऐसे ही क्या होता है कि जो हमारी कान है, बीच वाली जो पार्ट है कान की, मिडिल ईयर जो है, वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया है, ठीक है, कुछ आपको उभार सा, कुछ गांठ सा बन गया है, हो सकता है वो बार बार आपकी हड्डी पे टकरा रहा है और उस हड्डी को पतला किए जा रहा है, यानी डैमेज कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, आगे चल के आपके कंडक्टिव लॉस करा सकता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। नेक्स्ट है आपका मैस्टॉइडाइटिस। इसमें क्या है कि मैस्टॉइड बोन का इन्फेक्शन हो सकता है, ये बोन जो होती है कान के पीछे होती है। मैस्टॉइडाइटिस, कंडक्टिव हीयर लॉस और कोलेस्टियोटोमा, जिसमें मिडिल ईयर में एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है और बोन डैमेज होने लगती है, तो आगे चल के आपको हियरिंग लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है, यानी सीरियस, एक तरह का सीरियस हियरिंग लॉस भी हो सकता है इसमें। आपका ये इतना सीरियस है कि बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आगे चल के कर सकता है। मैंने अपने मेनिंजेस सुना होगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसमें आपका ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर आता है, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। तो अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, वहाँ तक इन्फेक्शन फैल गया, तो उसे मेनिंजाइटिस कहेंगे, जो कि बहुत दिक्कत कर सकता है आगे चल के। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हमने कॉम्प्लिकेशन समझ लिया, हमने सिम्टम समझ लिए, कारण समझ लिए, समझ लिया CSOM क्या होता है।
अब एक जांच क्या करवाएंगे? अगर किसी को हो गया ये क्रॉनिक इन्फेक्शन और कान बहते जा रहा है तो किस तरीके से जांच करके कंफर्म करेंगे कि ये यही दिक्कत है? सबसे पहले है कि मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। घर में दादा परदादा आपको ये किस कारण हो रहा है, कहीं चोट तो नहीं लगी, कहीं कुछ आपने उल्टा सीधा दवा तो नहीं खा लिया। तो ये सब कुछ आपको जो है पूछना है। आपको एग्जामिनेशन करके यानी अच्छे से सामने से देख के फिजिकल एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं या कह सकते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके देखना है। ठीक है, सामने से देखते हैं। आप कभी डॉक्टर जाते हैं पेट में दर्द है तो पेट दबा के देखते हैं, वैसे कान का दिखाने जा रहे हैं तो कान को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर, कान का ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, तो ऑटोस्कोपी आप याद रखिएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग करना है। अब नेक्स्ट है आपका आई डिस्चार्ज का कल्चर भेजना है। कहीं से अगर आपका देखा होगा आपने, अगर कभी दिक्कत हुई होगी तो आपका कहीं से अगर कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ वैसे मवाद सा निकल रहा है या फिर कुछ पानी सा निकल रहा है, तो उसे जांच के लिए भेजते हैं ताकि पता चल जाए कि वो बैक्टीरिया के कारण हो रहा है या फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किस तरह का इन्फेक्शन है ये पता करने के लिए, ताकि उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलाया जाए। ठीक है, इलाज किया जाए। एक होता है हियरिंग टेस्ट किया जाता है, ऑडियोमेट्री किया जाता है, जिससे कि हियरिंग लॉस का पता किया जाता है कि जो मरीज़ है उसे कितना सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, कितना उसको दिक्कत हो रखा है। तो ऑडियोमेट्री, ऑटोस्कोपी, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन और कल्चर और सेंसिटिविटी करवाते हैं जो भी डिस्चार्ज हो रहा है उसका। अब हमारा है ट्रीटमेंट, यानी इलाज कैसे करेंगे। ये बीमारी तो हो गई, कान तो बह रहा है, दिक्कत हो रहा है, अब इसका इलाज है कि नहीं, इलाज है तो क्या है वो समझते हैं। तो जो ट्रीटमेंट है CSOM का वो डिपेंड करता है आपका कि इन्फेक्शन कैसा है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक थेरेपी चलाते हैं, अच्छी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं ताकि मरीज़ जो है जल्दी ठीक हो जाए। कान को हमेशा सूखा रहना है। कैसे सूखा रखना है? तो आपको वहाँ पे कॉटन से सफाई करती रहनी है। ठीक है, आपको अगर नहा रहे हैं तो कान में पानी नहीं जाना चाहिए, तो कान को सूखा रखने के लिए आप सफाई करते रहिए। और अगर नहाने जा रहे हैं तो कान में कुछ लगा लीजिए ताकि पानी अंदर ना जाए। सर्जरी कर सकते हैं ईयर ड्रम को रिपेयर करने के लिए, यानी टिम्पैनोप्लास्टी जिसे कहते हैं वो करवा सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे ईयर ड्रम फट गई मान के चलिए, उसमें छेद हो गया, तभी तो बाहर आ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, वहाँ से कान बह रहा है। तो ये दिक्कत को ठीक करने के लिए आपको ईयर ड्रम को रिपेयर करना होगा और इस सर्जरी को कहते हैं टिम्पैनोप्लास्टी। अब है कि आपको कुछ अदर भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कुछ मरीज़ को, जिसमें मैस्टॉइडाइटिस, मेनिंजाइटिस, कॉलेस्टियोटोमा यानी अबनॉर्मल ग्रोथ हो सकता है, मैस्टॉइड बोन में इन्फेक्शन हो सकता है, मेनिंजाइटिस यानी मेनिंजेज में इन्फेक्शन फैल सकता है। तो आपको इन सभी का भी इलाज करना है सही से। ठीक है, अब हमने ट्रीटमेंट तो समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे कि इससे अपना बचाव कैसे करना है, यानी ये कंडीशन हमें देखने को ना मिले। तो इसमें क्या है, टाइमली एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग CSOM। गुड ईयर हाइजीन एंड अवॉइडिंग वाटर एक्सपोजर इन द ईयर्स कैन ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट रिकरेंट इन्फेक्शन। यानी कान में इन्फेक्शन होने से बचाना है। वो कैसे बचाएंगे? तो आपको हमेशा कान को साफ़ करते रहना है और उसमें पानी नहीं जाने देना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर आपको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया यानी कि आपको पता चल जाता है शुरुआत में कि आपको कान में इन्फेक्शन है, कान हल्का हल्का बह रहा है, तो आपको तुरंत ट्रीटमेंट लेना है। वेट नहीं करना है किसी का कि 2 महीने 1 महीने देख लेते हैं उसके बाद इलाज करवाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्रॉनिक स्टेज से अपना बचाव करना है। तो आपको जब शुरुआत में ही पता लगता है ये दिक्कत हो रहा है तो आप सही ट्रीटमेंट लीजिए, सही से इलाज करवाइए। अब हम लोग समझते हैं कि हमने सब कुछ समझ लिया, ठीक है, कि इलाज कैसे करना है, बचाव कैसे करना है। तो इलाज के बाद क्या संभावना है कि ठीक हो जाए? ऐसा भी आता होगा दिमाग में कि ठीक होगा या नहीं। तो अब समझते हैं इसका प्रोग्नोसिस क्या है। इलाज के बाद एक संभावना लगाई जाती है कि ये ठीक होगा या नहीं। तो मेनली ये एक ऐसी कंडीशन नहीं है कि एकदम ठीक ना हो, ठीक हो जाता है सही से इलाज चले तो। With appropriate treatment, most cases of CSOM can be managed successfully and hearing can often be restored। यानी सुनने की क्षमता को लाया जा सकता है, यानी उनको सुनाई नहीं दे रहा था सही से
दवा चला, इन्फेक्शन ठीक हुआ, जो भी दिक्कत थी वो ठीक हुई और उन्हें सही से सुनाई देने लगा। ठीक है, तो रिस्टोर हो सकता है हियरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है कि जो दिक्कत थी उसको भी मैनेज किया जा सकता है। कॉम्प्लिकेशंस एंड हियरिंग लॉस में परसिस्ट इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली। अगर सही से इलाज नहीं हुआ है और बहुत लंबे समय से इन्फेक्शन है तो हियरिंग लॉस यानी सुनाई देना बंद हो सकता है हमेशा के लिए, और जो दिक्कतें हैं वो भी नहीं सही से ठीक होंगी हमेशा के लिए। तो ये सारी प्रोग्नोसिस है, यानी ये ठीक हो सकता है अगर सही समय पे अगर आप इलाज लें और सही ट्रीटमेंट लें। तो आपको जो सुनाई नहीं दे रहा था वो भी स्थिति जो है उसमें भी सुधार हो सकता है। तो आपको बस सही समय पे अपना इलाज लेना है, ये नहीं कि बहुत दिन इंतज़ार करना है और कान बहाते रहना है। आपको सही इलाज लेना है प्रॉपर। अब हम लोग लास्ट में एक पॉइंट समझते हैं, यानी इस टॉपिक का लास्ट है, भी एक और टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो CSOM जो है वो ऐसी स्थिति है जिसमें आपको इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक मैनेज करना होगा और ये ईयर स्पेशलिस्ट को ही दिखाना होगा। आपको जो कान के डॉक्टर हैं उन्हीं को दिखाना है और सही से इलाज लेना है, तभी आपका जो दिक्कत है वो ठीक हो सकता है और आपका सुनने का क्षमता बचा रह सकता है। नहीं तो हियरिंग आपका कब चला जाएगा, सुनाई देना बंद हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको सही से इलाज लेना है। ठीक है, अब आपका है कि किसी भी इंसान को क्रॉनिक ईयर डिस्चार्ज हो रहा है और लक्षण भी आ रहे हैं तो आपको उसको सही से जांच करवाना है और सही से इलाज लेना है। और ये नहीं कि कहीं भी झोला छाप डॉक्टर गांव में दिखा के या मेडिकल से दवा लेके खुद ही खाए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको डॉक्टर को दिखाना है, कान के डॉक्टर को सही से दिखाना है और सही से इलाज लेना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। यह एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कि आपके CSOM की तरह थोड़ा सा एकदम, जिसमें आपने समझा था कि ईयर ड्रम में परफोरेशन हो जाता है, यानी कान का पर्दा फट जाता है या फिर उसमें छेद हो जाता है, जिसके कारण अंदर का जो भी मटेरियल है, जो भी पानी है, जो भी मवाद है वो बाहर निकलने लगता है। उसी तरीके से हमारे आँत में दीवाल होता है। ठीक है, आँत का जो दीवाल है वो जैसे आपने पाइप देखा होगा, पाइप के किसी पार्ट में छेद हो गया तो सब पानी बाहर निकलता है। उसी तरीके से हमारी आँत होती है, इंटेस्टाइन होते हैं, उसके वॉल्स में होल हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं या फट जाता है, जिसके कारण अंदर के जो भी मटेरियल है वो पूरे पेट में फैलने लगेंगे, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये स्थिति ऐसी होती है कि जानलेवा भी हो सकती है, बहुत सीरियस होता है। तो तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत होती है और इलाज की भी ज़रूरत होती है। तो चलिए इस वीडियो को अच्छे से सारे स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक समझते हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। अब हम लोग समझते हैं कि क्या कारण है जिसके कारण GIT डिजीज होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज। तो इसमें हमारा इंटेस्टाइनल परफोरेशन है। ठीक है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होने का कारण क्या है? बहुत सारा कारण है, बहुत सारी स्थिति में इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है। सबसे पहला है कि अगर कॉलन में, कॉलन यानी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कॉलन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि पाउच जैसा, यानी बैलून गुब्बारा देखा होगा, उसी तरीके से कह रहे कि हल्का सा वहाँ पे पाउच जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा किसी भी इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ पाउचेज दैट कैन फॉर्म इन द कॉलन, यानी कि हमारे आंतों में पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है गुब्बारे की तरह, एक ऐसे फूल जाता है समझिए, जो कि बहुत ज़्यादा ही दिक्कत करेगा। इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, फिर किस कारण हो रहा है पता नहीं, लेकिन इन्फेक्शन और बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस। डाइवर्टिकुलाइटिस क्या है? तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कॉलन में यानी इंटेस्टाइन में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अपेंडिसाइटिस क्या है कि अपेंडिक्स में अगर इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो भी वो इंटेस्टाइन में परफोरेशन कर सकता है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज यानी ऐसी कंडीशन है जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है, आपका जो है क्रॉन्स डिजीज आता है। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि बहुत लंबे समय तक चलती हैं, इनका इलाज नहीं है, कहें तो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता है। तो लंबे समय तक है तो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी वॉल्स को ये कमज़ोर कर देंगी, जो आंत का दीवार है उसे कमज़ोर कर देगी, तो उसमें छेद भी आसानी से हो जाएगा और वो फट भी सकता है प्रेशर पड़ने पे। ठीक है, पहला पॉइंट है डाइवर्टिकुलाइटिस, पाउच लाइक फॉर्मेशन हो जाएगा, किसकी तरह? तो गुब्बारे की तरह पाउच लाइक फॉर्मेशन हो जाएगा कॉलन इंटेस्टाइन में। अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। क्रॉन्स डिजीज या कोलाइटिस वगैरह हो सकता है जो कि बहुत लंबे समय तक चल रहा है, तो आंत की दीवार को कमज़ोर कर देगा। कैंसर हो सकता है, ट्यूमर था, कैंसर हो रहा है, आगे कंडीशन और क्रिटिकल हो रही है तो उससे भी दिक्कत हो सकता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है।
इंजरी हो गई है, ट्रॉमेटिक इंजरी, ब्लंट और शार्प दोनों हो सकता है, किसी ने गोली मार दी, किसी ने चाकू घोंप दिया, ठीक है, तो कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया है, तो इसके कारण भी परफोरेशन हो सकता है। आंत में चोट आ सकती है, आंत फट सकता है, आंत में छेद हो सकता है। नेक्स्ट है लेट्रोजेनिक कॉजेज, यानी कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेने गए हैं हॉस्पिटल में, आपकी जांच के दौरान उसमें इंजरी हो गया, जैसे एक कोलोनोस्कोपी होता है, आपका जो है सिग्मोइडोस्कोपी होता है, ठीक है। तो ये सारी जांचों के दौरान हो सकता है कि आंत जो है वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाए, उसमें छेद हो जाए, या फिर वहाँ पे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते वहाँ पे इंजरी कर दे वॉल्स में, या फिर एब्डोमिनल सर्जरी हो रहा है, कोई ऑपरेशन हो रहा है पेट का और आंत उसमें थोड़ा सा इंजर्ड हो गई है, तो उसके कारण भी बाद में हो सकता है कि परफोरेशन हो जाए, चांस है। तो आप याद रखिए कि कोई मेडिकल प्रोसीजर के दौरान जैसे कोलोनोस्कोपी या फिर कोई सर्जरी हो रही है पेट की, एब्डोमिनल सर्जरी, तो हो सकता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाए, लेकिन ये इस इंटेंशन से नहीं होता है कि मरीज़ को परफोरेशन हो जाए, लेकिन गलती किससे नहीं होती है, हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस्केमिया। इस्केमिया में क्या होता है कि आंतों में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे टिश्यू जो है डैमेज होने लगते हैं और हो सकता है नेक्रोसिस हो जाए, या फिर हो सकता है वहाँ परफोरेशन बन जाए, छेद हो जाए आंतों में कमजोरी के कारण। अगर हम लोग खाना पीना नहीं खाते कमज़ोर हो जाते हैं, उसी तरीके से अगर खून का अच्छे से सप्लाई नहीं हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है आंतों को, वो भी कमज़ोर हो जाएंगी, उनमें भी छेद हो सकता है, फट सकता है वो प्रेशर पड़ने पे। तो इस्केमिया याद कर लीजिए, और मैंने जो पहले आपको जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ बताए थे वो याद रख लीजिए, ठीक है। कुछ सर्जरी के कारण, कुछ ट्रॉमा के कारण होता है, किसी ने स्टैबिंग कर दी, चाकू घोंप दिया, किसी ने गोली मार दी, गनशॉट केस है, कोई एब्डोमिनल सर्जरी है, कोई आपको जो है कोलोनोस्कोपी जांच करवाएं, इसके कारण हो सकता है। इन्फेक्शन बहुत लंबे समय से है जिसमें पेरिटोनाइटिस है, इसके कारण जो इंटेस्टाइन की वॉल है वो कमज़ोर हो जाती है और उसमें परफोरेशन हो जाता है। तो ये सारे मेनली 3, 4, 5 कारण हैं जिसे आपको याद रखने हैं, जिसके कारण ये परफोरेशन होता है। ये इतनी जानलेवा स्थिति है कि अगर आप सही समय पे इलाज ना करवाएं और इमरजेंसी में ऑपरेशन ना करवाएं तो आपकी जान भी जा सकती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिम्टम्स, यानी अगर किसी को ये दिक्कत होती है तो क्या क्या लक्षण आएंगे। तो पहला है कि एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होगा, सडन एंड सीवियर एब्डोमिनल पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, उल्टी जैसा महसूस होकर बहुत उल्टियाँ हो भी सकती हैं। इन्फेक्शन फैल रहा है तो बुखार आ सकता है और बहुत कपकपाहट, ठंड लग सकती है। एब्डोमिनल टेंडरनेस एंड रिजिडिटी, पेट एकदम फूल सकता है, पेट में बहुत ज़्यादा ही छूने पर दर्द हो सकता है। डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, ब्लॉटिंग जिसे कहते हैं, पेट एकदम बहुत फूल के बहुत टाइट हो सकता है, ठीक है। और ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर एंड रैपिड हार्ट रेट, यानी कहते हैं कि शॉक की कंडीशन में जा सकता है मरीज़, जिसमें हाइपोटेंशन, रक्तचाप बहुत कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और हार्ट रेट बढ़ जाएगा। कोई भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया और हाइपोटेंशन, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ये तो होता ही है। नेक्स्ट है कि क्या हम लोग डायग्नोसिस करवाएंगे, क्या जांच करवाएंगे जिससे पता चलेगा कि किसी को इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो रखा है। तो इसमें आपका है कि मेडिकल हिस्ट्री लेना है कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, आपको कोई बीमारी तो पहले से नहीं है, ये सब जानकारी लेनी है। फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी आपको टच करके, पैल्पेट करके देखना है, स्कल्टेट करके देखना है, आपको अच्छे से जांच करनी है और पता करना है कि कहीं डिस्टेंशन तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है, ये सब किसका साइन है। हो सकता है परफोरेशन हो, इसीलिए पेट एकदम फूल गया है। फिर है कि एक्सरेज लेनी है, प्लेन एक्सरे लेना है जिससे पता चल जाएगा, ठीक है। सीटी स्कैन लेना है, अल्ट्रासाउंड आपको करवाना है, सीटी स्कैन करना है, एक्सरे करवाना है, जिससे कि परफोरेशन को जाना जा सके, परफोरेशन का पता लगाया जा सके। और ये जांचें इसमें भी मदद करती हैं कि किस कारण आखिर मरीज़ को परफोरेशन हो रखा है। कुछ लैब टेस्ट करवाते हैं, यानी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इन्फेक्शन है या नहीं है। इन्फ्लेमेशन के बारे में पता करते हैं कि मरीज़ को इन्फेक्शन कितना हो रखा है, या फिर है नहीं इन्फेक्शन, या फिर बहुत ज़्यादा है, ये सब पता करते हैं। जिसमें आपको मेनली जो है CBC, LFT, KFT, CRP
और भी बहुत सारे ब्लड के टेस्ट करवाने होते हैं। और ऑपरेशन से पहले तो पूरा EBL करवाते हैं, जिसमें आपका CBC, LFT, KFT, सीरम, इलेक्ट्रोलाइट, RBS करवाते हैं। फिर आपका जो PT INR करवाते हैं, वायरल मार्कर करवाते हैं। तो पूरी जांचें ऑपरेशन से पहले करवानी होती हैं। अब आपका है ट्रीटमेंट क्या है। ये इतनी सीरियस बीमारी है, मैंने खूब आप लोग को डरा रखा है कि ये जानलेवा है, तो कुछ तो इलाज होगा जिसके बाद जान को बचाई जा सकती है। तो वो है कि मेडिकल इमरजेंसी एंड इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड। यानी कि बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें कि तुरंत ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है। सर्जरी का एम क्या होता है कि जहाँ पे भी छेद हो रखा है उसको बंद करना है ताकि लीकेज और ना हो। लीक होगा, इन्फेक्शन पूरे पेट में फैलेगा, दिक्कत होगी। या फिर जो आपका कैंसरस पार्ट है, जहाँ पे पाउच बन गया है, जहाँ पे अपेंडिक्स फट चुका है, जहाँ भी दिक्कत है उस पार्ट को कट करके निकाल देना है, काटना है, उसको शरीर से बाहर निकाल देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब जो भी कारण है उसको देखते हुए मरीज का इलाज करना है। फिर है कि कोलोस्टमी या इलियोस्टमी कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी होता है ये किसी किसी केस में। मान के चलिए बहुत स्वेलिंग है या फिर आपने एनास्टोमोसिस कर दी है, यानी कि जो इन्फेक्टेड पार्ट था उसे काट के निकाल दिया है और फिर उसे टाँके लगा दिए हैं और जोड़ दिया है, तो उसे हील होने के लिए कुछ समय देना होता है। आप डेली खाना खाएंगे, डेली आपका उसमें फीकल मैटर यानी जो भी गंदगी है वो बढ़ते जाएगा, तो वहाँ इन्फेक्शन होगा। वो तो आंत का जो पार्ट जो जोड़ा गया था वो तो ठीक होगा ही नहीं, इसीलिए जो गंदगी है वो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। इसीलिए ऊपर से आंत को बाहर निकाला जाता है, पेट के ऊपर एक कट लगा के, एक इंसिजन लगा के बाहर निकाल देते हैं आंत को, और आंत को कोलोस्टमी बैग से अटैच कर दिया जाता है और बाहर निकले हुए आंत पे कट लगा देते हैं ताकि जो भी हम लोग खा रहे हैं हल्का फुल्का वो उस बैग में जाए, ना कि आंत के उस पार्ट तक जाए। ठीक है, यानी डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कोलोस्टमी या इलियोस्टमी कर दें, यानी स्टोमा निकाल दें। स्टोमा आपने सुना होगा, जिसमें कि आपको भी मैंने समझाया ये प्रोसीजर, और अच्छे से एक नेक्स्ट वीडियो में इस सर्जरी को ही आपको समझा देंगे कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन के लिए जो लेप्रोटमी सर्जरी होती है वो मैं अच्छे से समझा दूँगी, तो अभी आप लोग परेशान मत होइए। बस बेसिक जान जाइए कि सर्जरी करते हैं जिससे कि आपको परफोरेशन को रिपेयर करना होता है, जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसको काट के निकालना होता है। कोलोस्टमी इलियोस्टमी कर देते हैं ताकि जल्दी से सही तरीके से वो जो आपका जोड़ा हुआ पार्ट है आंत का वो हील हो सके, ठीक हो सके। ठीक है, इसीलिए स्टोमा निकाल देते हैं, कोलोस्टमी बैग लगा देते हैं, कहते हैं इलियोस्टमी बैग लगा देते हैं। फिर है कि जो भी कारण है, हो सकता है इन्फेक्शन के कारण हो रखा था मरीज को, तो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक देंगे। जो भी दिक्कत था उसका प्रॉपर इलाज करेंगे ताकि मरीज को ये दिक्कत दोबारा ना हो, क्योंकि ये इतनी बड़ी ऑपरेशन होती है कि बार बार हो तो फिर हर्निया बन सकता है, दूसरी बीमारियां मरीज़ को प्रभावित कर सकती हैं। और ये इतना समय लेता है, 3 महीने 6 महीने, किसी किसी को साल भर 1.5 साल लग जाते हैं ठीक होने में। तो ये बहुत ज़्यादा ही बड़ी ऑपरेशन है और बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है मरीज़ को। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि ट्रीटमेंट में बस है कि ऑपरेशन करना ज़रूरी है, एंटीबायोटिक देंगे ताकि इन्फेक्शन ट्रीट हो सके, और जो भी अदर दिक्कतें हैं जिसके कारण मरीज़ को ये हो रहा है उसको भी अच्छे से देखना है। ठीक है, ताकि मरीज़ को ये दोबारा ना हो। अब हम लोग समझेंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या दिक्कतें हैं जो कि मरीज़ को ऑपरेशन के बाद हो सकती है, या फिर पहले हम लोग समझेंगे कि ऑपरेशन नहीं करवाएगा तब क्या दिक्कत होगा, फिर समझेंगे कि ऑपरेशन करवाने के बाद क्या दिक्कत होगा। ठीक, तो अगर मरीज़ सही समय पर जांच नहीं करवाता है और इलाज नहीं करवाता है तो पूरे शरीर में ब्लड में इन्फेक्शन फैल सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, जो कि जानलेवा इन्फेक्शन है, जानलेवा स्थिति है। मवाद बन सकता है, एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है, और बहुत समय तक पूरा इन्फेक्शन है तो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हो सकता है, लीवर, किडनी, हार्ट डैमेज हो सकते हैं, लंग भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, अगर आप सही समय पे जांच करवा लिए, ऑपरेशन करवा लिए, तो ऑपरेशन से जुड़ा क्या टाँके लगे हैं तो वहाँ पे निशान पड़ सकते हैं, टाँके में इन्फेक्शन हो सकता है, वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स वहाँ बन सकते हैं, फिस्टुला बन सकता है, या फिर हर्निया बन सकता है। ये सब सबको नहीं होते हैं लेकिन किसी किसी को हो जाता है। ठीक है, तो ऑपरेशन के बाद कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन ये जो दिक्कत है जानलेवा, जब आप इलाज नहीं करवाएंगे तब होगा। इलाज करवाने के बाद तो छोटी मोटी दिक्कतें हैं जो कि कंट्रोल की जा सकती हैं। ठीक है,
तो आपने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आई होप समझा होगा अच्छे से। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, CSOM। उससे पहले क्या पढ़ा था, तो ओवरव्यू ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पिछला क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, ये तीनों क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन है तीनों वो समझ में आया होगा। अब हम लोग चलिए अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के सर्जरी के बाद क्या संभावना है कि मरीज़ बच जाए। The outcome depends on various factors including the cause, timing of treatment and the patient's overall health। यानी कि किस कारण मरीज को इंटेस्टाइनल परफोरेशन हुआ, किस समय पे इलाज दिया गया, सही समय पे दिया गया कि नहीं, कि बहुत लेट दिया गया, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, बहुत मोटा तो नहीं है, बहुत बीमारियों से ग्रसित तो नहीं है, बहुत पतला तो नहीं है, कैसा है आखिर। इस पे भी डिपेंड करता है कि मरीज़ सही से सही समय पे ठीक होगा या नहीं। ठीक है, कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, जानलेवा स्थिति भी आ सकती हैं, क्योंकि वो मरीज़ की स्थिति पर डिपेंड करेगा। बहुत सारी बीमारियां हैं तो इम्यूनिटी सही नहीं हो पाएगा, वो जल्दी हील नहीं कर पाएगा, जल्दी से ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है, तुरंत ऑपरेशन का ज़रूरत होता है। आपने बस तुरंत लक्षण देखा, तुरंत जांचें करवाई और तुरंत ऑपरेट करिए। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए ये सारे टॉपिक्स को, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो जब भी आपको टाइम मिले, टाइम निकाल के 1 घंटे बैठ जाइए पढ़ने और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर भी कमेंट करिए, और अगर आप कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।